हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 की बात करेंगे। चैप्टर 1 हिस्ट्री। ओके। हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक है, आपकी सीबीएसई बुक है, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम। उसी को मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी मददगार रहेगा। किसी भी तरह की आपको दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। हिस्ट्री का पहला लेसन है अपना नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपके लेसन का नाम है। यानी राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ था यूरोप में, किस तरह से बढ़ा था, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले पेज पे ही आपको एक पिक दी है। इसमें लिखा है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, जितने भी डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स थे उनका ये ड्रीम था। द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय, ये जो प्रिंट है ये किसके द्वारा बनाया गया है उसका नाम दिया गया है आपको। ठीक है, और ये उनका ड्रीम था। In 1848, Frédéric Soriot, a French artist, prepared a series of 4 print visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. Okay. 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, फेडरिक सोरियो। उन्होंने एक सीरीज बनाई थी जिसमें उन्होंने 4 प्रिंट्स निकाले थे। जो वो 4 प्रिंट्स हैं वो उनके सपने को, एक ऐसे सपने को विजुअलाइज कर रहे थे, दर्शा रहे थे, जो सपना था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के वर्ल्ड का, जहां प्रजातांत्रिक और सामाजिक तरीके से काम होगा। द फर्स्ट प्रिंट, फिगर नंबर 1 जो आपको दिया गया है ऊपर, ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। पहला जो फिगर है वो आपको सीरीज शो कर रहा है यूरोप और अमेरिका की। मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, मैन और वीमेन सभी एजेस और क्लास के, ठीक है, सोशल क्लासेस के, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। मार्च कर रहे हैं एक लंबी सी ट्रेन में। एक लंबी सी ट्रेन का मतलब है कि वो ट्रेन नहीं, मार्च पास्ट करते हुए, पैदल चलते हुए इन्होंने एक ट्रेन बनाई हुई है। और ये क्या दे रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना जो होमेज पे कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं जब वो इसके नज़दीक से निकलते जा रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। ठीक है, जब आप इस बात को याद करोगे तो आर्टिस्ट जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन को, उसमें उन्होंने क्या किया है, आर्टिस्ट ने इसको बनाते समय उन्होंने लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू में जो फीमेल फिगर है उसको व्यक्तित्व का रूप दे दिया है, एक व्यक्ति के रूप में बनाया है। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ अनलाइटमेंट सिबियस इन वन हैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। इसमें आप देखोगे कि उसने एक हाथ में तो वो टॉर्च ली है जो कि अनलाइटमेंट यानी कि जीवन का जो ज्ञान है उससे उसको लिए हुए है, उसको डिनोट करती हैं। और दूसरे हाथ में द कैरेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, दूसरे हाथ में उन्होंने लिया है जितने भी अधिकार हैं एक इंसान के, उसको, ठीक है, उसको डिनोट किया है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. Absolutist institutions का मीनिंग क्या है यहाँ? लिटरली इसका मतलब होता है एक गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेजिस्टेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। ऐसी एक सरकार जो कि पावर को एक्सरसाइज करती है, किसी तरह का कोई उसके ऊपर बंधन नहीं होता। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्चिकल गवर्नमेंट, जिसमें आप मोनार्चिकल राजतंत्र भी कह सकते हैं जिसको, जिसमें राजा का खुद का पावर जो है वो चलता है, उसमें किसी भी तरह से प्रजा को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। इन सोरियोज
यूटोपियन विजन, ठीक है, ये यूटोपियन विजन है उसका। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। जो लोगों, पीपल जो है लोगों के संसार के जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग नेशन के रूप में क्या किया गया है, दिखाया गया है। आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स, अलग अलग तरह के उन्होंने फ्लैग्स लिए हैं, अलग अलग कंट्री, अलग अलग नेशन के। एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, और साथ ही साथ कॉस्ट्यूम्स भी उन्होंने अपने अपने राष्ट्र के पहने हैं। लीडिंग द प्रोसेसन वे द स्टेचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। अगर इसमें देखें तो इस पूरा जो मार्च पास्ट है इसको लीड कर रहे हैं और स्टेचू ऑफ लिबर्टी के नज़दीक से जो निकल रहे हैं वो लोग हैं यूएस के और साथ ही साथ स्विट्जरलैंड के। विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, जो कि इस समय तक अब जो हैं वो क्या बन चुके हैं, नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। ओके, नाउ वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट पेज, एंड फॉर नेक्स्ट पेज जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे दिया है फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर। जस्ट उसके पीछे यूएस और स्विट्जरलैंड के लोग हैं, उनके पीछे फ्रांस के जो हैं लोग हैं, ट्राई कलर का उनके पास फ्लैग है। हैज जस्ट रीच द स्टैचू, स्टैचू के बिल्कुल नज़दीक पहुंचे हैं। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। उनके जस्ट उनके पीछे कौन है फॉलोड, उनको फॉलो कौन कर रहे हैं, जर्मनी के लोग, जिनके पास ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, रोचक बात यह है कि जब सोरियो ने ये बनाया था, ये इमेज जब उन्होंने क्रिएट की थी, द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। जर्मन लोग जो है वो यूनाइटेड नेशन के रूप में उस समय तक एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। द फ्लैग दे कैरी, जो झंडा उन्होंने लिया है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। वो सिर्फ इस बात की आशा दिखा रहा है 1848 में, टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग पार्टी principalities into a nation state under a democratic constitution। उसके बाद वो सिर्फ एक होप लेके चले हैं कि जितने भी जर्मन स्पीकिंग जो लोग हैं, कई संख्या में अधिक हैं, जो वो सारे के सारे सिद्धांत जो है वो, और वो ही जो है प्रधानता किसी ना किसी तरह राष्ट्र राज्य में आ जाएगी, कभी ना कभी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन के। Following the German peoples are the people of Austria, the kingdom of the two civilized Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। इनके जस्ट पीछे बाकी कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, ये सभी कंट्रीज पीछे हैं, ठीक है। From the heavens above, heavens यानी स्वर्ग से, ऊपर से, Christ saints and angels gaze upon the scene। ऊपर से जब दिखाया गया है सीन में कि जो इनके देवता है जितने भी, वो सारे ऊपर से इस सीन को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो हैं सारे के सारे जितने भी देवता देवी देवता इसमें सीन में दिखाए गए हैं, ये सारे के सारे यूज किए गए हैं किसको दिखाने के लिए, सौभाग्यता को दिखाने के लिए, ठीक है। नेशंस जो है जितने भी वर्ल्ड में, उनकी सौभाग्यता को दर्शाने, इसे हम समृद्धि भ्रातृत्व भी कह सकते हैं, यानी भाईचारे को दर्शाने के लिए इनको यूज किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुलाइज्ड बाय सोरियो इन फिगर 1। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। ये यूरोप के बारे में शो कर रहा है। सोरियो ने फिगर 1 में दिखाया है 19th सेंचुरी में जो भी राष्ट्रवाद जिसने जो कि एक दबाव में शुरू हुआ था, उसने कितने चेंजेस ला दिए पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में, ठीक है, यानी राजनीति में कितने चेंजेस लाए हैं धीरे धीरे। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe। और लास्ट में जो लास्ट का रिजल्ट है इन सब चेंजेस का, वो ये हुआ कि एमरजेंसी में राष्ट्र राज्य बना दिए गए, किसकी बजाय, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर बनाने की बजाय। यूरोप में बहुराष्ट्रवादी
समाज बनाने की बजाय साम्राज्य बनाने की बजाय क्या बना दिया गया, राष्ट्र राज्य। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट, ठीक है, इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। यहाँ ये बताया गया है कि जितने भी कंसेप्ट, जितने भी जो किस्से और प्रैक्टिसेस जो हो रही थी मॉडर्न स्टेट के लिए, जो कि इन विच आ सेंट्रलाइज्ड पावर, एक उसमें मुख्य पावर जो है एक्सरसाइज की जा रही थी, वो था प्रभु सत्ता, कंट्रोल किया जाए ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है, एक टेरिटरी, एक राज्य, एक संघ के ऊपर, और प्रभु सत्ता का कंट्रोल हो, हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। काफ़ी समय के बाद ऐसा शुरू हो रहा था, डेवलप हो रहा था यूरोप में। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history or descent। लेकिन नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य में क्या था, राष्ट्र राज्य था क्या, राष्ट्र राज्य में मेजॉरिटी जो थी वो सिटीजन की जो बहुसंख्या है, मेजॉरिटी है, ठीक है, वो भी काम करेगी। नॉट ओनली रूलर्स, ना सिर्फ इसके शासक ही जो हैं डेवलप करेंगे सेंस को, बल्कि सिटीजन भी इसमें भाग लेंगे और डिसेंटली शेयर करेंगे हिस्ट्री को, ठीक है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ठीक है। ये कॉमननेस, ये जो कॉमन चीज़ें हैं कि नॉर्मल सिटीजन जो है ये भी भाग लेंगे, ये स्टार्टिंग से नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था। इट वॉज फॉर्म्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। इसे शुरू किया गया या किसी भी तरह से ये स्टार्ट हुआ, किसके स्ट्रगल की वजह से, एक्शंस जो लीडर्स ने लिए, जो नेताओं ने लिए, जो संघर्ष उन्होंने किए, और जो सामान्य लोगों ने संघर्ष किए उससे। This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe। ये पूरा लेसन आपको डाइवर्स प्रोसेसेस के बारे में बताएगा, अलग अलग तरह की जो प्रोसेस है, उन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की किसमें, नेशन स्टेट को डेवलप करने में और राष्ट्रवाद को डेवलप करने में 19वीं शताब्दी के यूरोप में। इसमें आपको साइड बाय साइड सोर्स दिया है, सोर्स क्या है। In a lecture delivered at the University of Sorbonne in 1882, the French philosopher Ernest Renan outlined his understanding of what makes a nation। एक बार अर्नेस्ट रेनन ने बताया कि नेशन क्या होता है, व्हाट इज अ नेशन, और क्या चीज़ है जो नेशन को बनाती है, किसी भी राष्ट्र को बनाती है। द लेक्चर वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज ए फेमस essay entitled क्वेस्क्यून नेशन। ये इसका नाम था, ये जो उन्होंने लेक्चर दिया, इस लेक्चर को पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया इस नाम से जो इसमें दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ की भाषा में है, उन लोगों की भाषा में है, इसीलिए इस तरीके से दिया है। इसका मतलब होता है व्हाट इज अ नेशन। इन दिस ऐसे रेनन क्रिटिसाइज द नोशन सजेस्टेड बाय द अदर्स दैट ए नेशन इज फॉर्म्ड बाय ए कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। एक्चुअली हम नेशन का मतलब यही समझते हैं, नेशन होता है, दूसरे लोगों ने जो बताया वो ये कि नेशन कॉमन लैंग्वेज, जब सबकी लैंग्वेज कॉमन हो, सबकी जो दौड़ है वो कॉमन हो, सबके धर्म एक जैसे हों, और टेरिटरी उनका क्षेत्र भी सेम हो। ए नेशन इज द culmination of a long past of endeavorous sacrifice and devotion। नेशन जो होता है वो लंबे समय के लिए सेक्रीफाइस, त्याग किया गया जाता है, जो उसको लेके होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इसमें जो व्हाट इज नेशन का बताया है। ए हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस द नेशनल आइडिया, ठीक है, एक बहुत साहसिक सा किसी का इतिहास है, इंसानों को मिला के, ग्रेट मैन जो हैं, ग्लोरी, शान वगैरह को मिला के एक नेशनल आइडिया तैयार होता है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव ए कॉमन विल in the past, present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential conditions of being a people। लोगों का किसी एक नेशन से कनेक्ट होने का मतलब है कि सबका
परफॉर्म करना एक ज़्यादा एसेंशियल कंडीशंस के साथ नेशंस में परफॉर्म करते हैं। जो एसेंशियल कंडीशंस जो होती है लोगों की, वो हमने डिस्कस कर ली है। ए नेशन इज फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडिटरी इट्स एग्जिस्टेंस इज द डेली प्लेबिसाइट। जनमत संग्रह की बात हो रही है इसमें। जनमत संग्रह जो है, इसकी जो हर रोज़ जनमत संग्रह के द्वारा इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो फिक्स होती है। ए प्रोविंस, एक राज्य, इन इट्स inhabitant, if anyone has the right to be consulted, it is the inhabitant. A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. ठीक है, कभी भी कोई नेशन जो है उसका कभी भी अपना इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी कंट्री के ऊपर होल्ड करना उसकी बिना इच्छा के। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गुड थिंग, ए नेसेसिटी इवन, बल्कि ज़रूरत है। एग्जिस्टेंस नेशंस का होना, ये जो है इनकी सत्ता का होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये आवश्यकता है। देयर एग्जिस्टेंस इज़ अ गारंटी ऑफ लिबर्टी विच वुड बी लॉस्ट इफ़ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। उनकी एग्जिस्टेंस जो है एक गारंटी है किस चीज़ की? स्वतंत्रता की, लिबर्टी की। जो लॉस्ट हो जाएगी, खो जाएगी। अगर नेशंस नहीं होंगे तो लिबर्टी नहीं होगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को फिर एक ही लॉ से और एक ही मास्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। दैट इज़ नॉट गुड थिंग। वो नेशन, वो फिर हमारे वर्ल्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए नेशन होना ज़रूरी है। नेशन वो होते हैं जो जनमत संग्रह से अपने फैसले लेते हैं, जो अपने इतिहास को बताते हैं, जो ग्रेट डीड्स करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी कंट्रीज़ के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, उन सभी को कहा जाता है। नीचे आपको एक मीनिंग दिया गया है, डायरेक्ट वोट बाय विच all the people of a region are asked to accept or reject a proposal, जिसमें इसको हिंदी में बोलते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब लोगों से किसी भी मुद्दे को लेके उनसे वोट करवाया जा सकता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही 2 पेजेस आपको एक्सप्लेन हो चुके हैं, इसको समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पेजेस के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा स्लोली।